हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि में देखेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय क्या हैं, आज हमें ये देखना है। तो विषय का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट? विषय क्या है? तो हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में, ठीक है, विषय के बारे में हम कह सकते हैं विधि के विषय से तात्पर्य है, विधि के विषय से तात्पर्य है उस व्यक्ति या इकाई से। किससे है? व्यक्ति से है या इकाई से है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय से तात्पर्य क्या हुआ? या विधि के विषय से तात्पर्य है व्यक्ति या इकाई से है, जिसे विधि क्या करती है? अधिकार प्रदान करती है। विधि अधिकार प्रदान करती है, अधिकार प्रदान करती है और उसके विधि में कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं। कर्तव्य उत्तरदायित्व होते, क्या कहा एक बार फिर? विधि के विषय से तात्पर्य किसी व्यक्ति या इकाई से है, जिसे विधि क्या करती है? अधिकार प्रदान करती है और उस व्यक्ति के क्या होते हैं? विधि में कर्तव्य और उसके उत्तरदायित्व होते हैं, उसे हम विषय कहेंगे। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा है, पिछली कक्षाओं में देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है राज्यों पर लागू होती है। क्या वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों पर लागू होती है या अन्य पर भी लागू होती है? आज हमें इस बारे में देखना है। तो हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो संबंध हमने देखा है उसमें क्या है? राज्यों को अधिकार, उत्तरदायित्व और उनके हितों से होता है। और अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो नियम होते हैं वो भी राज्यों के लिए होते हैं और संधि के द्वारा भी राज्यों को ही बाध्य किया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय विधि का संबंध हम देखते हैं तो किससे है? राज्य से है, ठीक है। और राज्य को ही क्या देते हैं? अधिकार देते हैं, उन्हीं के उत्तरदायित्व होते हैं और उन्हीं के हितों को होते हैं, हितों के लिए होती है। साथ ही नियम भी राज्यों के लिए ही बन रहे हैं, नियम राज्यों के लिए है। इसके साथ ही संधि की हम बात करते हैं तो ये भी राज्यों को ही बाध्य करती है। आई बात समझ में? क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो संबंध है किससे होता है? राज्य से होता है। ये संबंध क्या है? राज्य को अधिकार देते हैं, उनके उत्तरदायित्व होते हैं और उनके हितों से संबंधित होते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विधि की अगर हम नियमों की बात करते हैं तो वो भी राज्यों के लिए ही है। साथ ही अगर किसी संधि की बात करते हैं तो वो भी राज्यों को ही बाध्य करती है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय केवल राज्य ही हैं क्या, या अन्य कोई इकाई, संस्थाएं भी हो सकती है? तो आज हम देखते हैं इस संबंध में विधि शास्त्रियों के क्या है, काफ़ी मतभेद रहे हैं। अब वो कौन कौन से मतभेद हैं जिनको लेकर के विधि शास्त्री ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो विषय हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में 3 मत है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के संबंध में 3 मत हैं। 3 मत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हम देखते हैं वो है हमारा यथार्थवादी सिद्धांत। यथार्थवादी सिद्धांत, रियलिस्ट थ्योरी।
यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। क्या कहते हैं कि केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। यह सिद्धांत कहता है कि केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। और यह बात अंतर्राष्ट्रीय विधि की परंपरागत अवधारणा, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है वो केवल राज्यों के लिए होती है, और इसमें भी केवल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना गया है। जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो राज्य होते हैं, जो सॉवरेन स्टेट है, उनको ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माना गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य को विषय ये मानते हैं। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत को जो विधि शास्त्री मानते हैं उनकी ये कल्पना है कि इकाई के रूप में राज्य जो होते हैं वो व्यक्ति से विधिक रूप से विभेद करने योग्य है। अर्थात राज्य जो हैं और व्यक्ति जो है, इन दोनों के बीच विभेद किया जाना उचित है। ये बात इस सिद्धांत को मानने वाले विधि शास्त्री ऐसी कल्पना करते हैं। इस सिद्धांत में राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं, जबकि व्यक्ति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के ऑब्जेक्ट है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय क्या है, राज्य हैं, और व्यक्ति जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। अर्थात इन्होंने राज्य को ही मुख्य माना है, न कि व्यक्ति को माना है। अर्थात ये सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि व्यक्ति में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो होता है उसका अभाव होता है, जबकि राज्यों में क्या है, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को ये शामिल मानते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये मानते हैं ये विधि शास्त्री कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत न तो व्यक्तियों को कोई अधिकार है और न ही उनको कोई कर्तव्य प्राप्त है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्यों को अधिकार और कर्तव्य दोनों प्राप्त होते हैं। आई बात समझ में? वापस से एक बार फिर कहते हैं, यथार्थवादी सिद्धांत वाले विधि मानते हैं कि केवल राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, और राज्य भी कौन से हैं? जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य हैं, केवल वही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। साथ में ये इस सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो है केवल राज्य को प्राप्त होता है, व्यक्ति को नहीं। इसीलिए कहते हैं कि इस मत को मानने वाले विधि शास्त्री कि राज्य के अधिकार और कर्तव्य होते हैं, जबकि व्यक्ति के ना तो कोई अधिकार होते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि में और ना ही कोई कर्तव्य होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इस सिद्धांत की आलोचना देखते हैं तो कुछ विधि शास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी करी है, और वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के द्वारा कुछ अधिकार और कर्तव्य राज्यों के अतिरिक्त इकाइयों को भी दिए गए हैं। क्या आलोचना हो रही है कि ये सिद्धांत वाले कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय जो है केवल राज्य हैं। आलोचना में विधि शास्त्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य इकाइयां भी हैं जिनको भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, अतः वह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हो सकते हैं। और ये बात भी एक कही जाती है कि ये जो सिद्धांत है हमारा यथार्थवादी सिद्धांत, एक समय तक तो ये सही हो सकता है, लेकिन आज हम वर्तमान समय में बात करते हैं तो ये जो सिद्धांत है अब अपूर्ण प्रतीत होने लग गया है। दूसरा सिद्धांत है हमारा कल्पित सिद्धांत। कल्पित सिद्धांत ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत जो है यथार्थवादी सिद्धांत के जस्ट विपरीत है, अपोजिट है। इस सिद्धांत के अनुसार केवल
व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय होते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है? केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। ठीक है। और ये ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यों के पास अपनी इच्छा को प्रकट करने की कोई क्षमता नहीं है। ऐसी क्षमता किस में होती है? व्यक्तियों में होती है। व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकता है, लेकिन राज्य जो है अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं कर सकता। इसीलिए ये इस मत को मानने वाले विधि शास्त्री कहते हैं कि केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, और राज्य अगर अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है तो वो उन व्यक्तियों के माध्यम से ही प्रकट कर सकता है जो उस राज्य में निवास करते हैं। आई बात समझ में? तो कैल्सन है वो क्या कहते हैं? कैल्सन कहते हैं कि राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उद्देश्य जो है केवल मानव के लिए होते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि हो या राज्य विधि हो, इनका पर्पस क्या है? मानव के लिए बनाई जाती है। राष्ट्रीय विधि तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट व्यक्तियों पर लागू हो जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि है इनडायरेक्टली व्यक्तियों पर लागू होती है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है राज्यों के माध्यम से व्यक्तियों पर लागू होती है। इसलिए यह सिद्धांत इस कल्पना पर आधारित है कि राज्य के अधिकार और कर्तव्य उन व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य होते हैं जिनसे राज्य का निर्माण हुआ है। एक बार फिर कह रहा हूँ, कल्पित सिद्धांत वाले विधि शास्त्री मानते हैं कि केवल व्यक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। राज्यों को ये अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय नहीं मानते, क्योंकि विधि जो है जो बनाई जा रही है वो किसके लिए बनाई जाती है? व्यक्तियों के लिए बनाई जाती है। और चाहे अब हम व्यक्तियों के लिए जब विधि बना रहे हैं तो हम चाहे अंतर्राष्ट्रीय विधि हो चाहे राज्यों की राष्ट्रीय विधि हो, दोनों ही किस लिए बनाई जाती है? मानव के लिए या व्यक्तियों के लिए बनाई जाती है। अंतर इतना है, कैल्सन कहते हैं कि दोनों में अंतर इतना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तो राज्यों के माध्यम से व्यक्तियों पर लागू होती है, जबकि राष्ट्रीय विधि जो है डायरेक्ट व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है। अब तीसरा जो सिद्धांत है वो है आपका क्रियात्मक सिद्धांत। क्रियात्मक सिद्धांत जिसे हम फंक्शनल थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय में के संबंध में ये कहता है कि न तो यथार्थवादी सिद्धांत पूर्ण है ना ही कल्पित सिद्धांत पूर्ण है, बल्कि ये सिद्धांत दोनों ही क्रियात्मक सिद्धांत में शामिल है। अर्थात आज हम वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के संबंध में बात करते हैं तो क्रियात्मक सिद्धांत जो फंक्शनल सिद्धांत है, थ्योरी है, ये कहती है कि आज अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो विषय हैं उसमें राज्य भी आता है, व्यक्ति भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आती है और इकाइयां भी आती है। अर्थात आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय में राज्य को भी शामिल किया गया है, व्यक्ति को भी शामिल किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी शामिल किया जा रहा है और इकाइयों को भी शामिल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आज जो है वर्तमान समय में ऐसी संधियां हैं हुई हैं या ऐसे अभी समय अस्तित्व में आए हैं जो व्यक्तियों को अधिकार और कर्तव्य प्रदान करते हैं। इस मत के समर्थन में क्या कहा जाता है कि ऐसी संधियां हैं जो व्यक्तियों को अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान करती हैं। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि यदि संधि के पक्षकारों की इच्छा व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करना है तो
ऐसी दशा में अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे अधिकारों को मान्यता देगी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको लागू करवाएगा। इसके संबंध में एक केस है, डेंजिंग रेलवे ऑफिशियल वाद। इस वाद में स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि किसी संधि के पक्षकारों की इच्छा व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करना है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे अधिकारों को मान्यता देगी और न्यायालय जो है उसको लागू करवाएगा। इस वाद के जो फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। इस वाद में जो है पोलैंड की डेंजिंग रेलवे कंपनी को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा कुछ अंतरित किया गया था, ट्रांसफर किया गया था, और उस समझौते के द्वारा पोलैंड ने यह स्वीकार किया था कि वह उस कंपनी के कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं प्रदान करेगा। जब वाद न्यायालय में गया तो पोलैंड ने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संधि थी और इसमें पक्षकारों के प्रति कर्तव्य उत्पन्न होते हैं तथा व्यक्ति को इससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्या कहा पोलैंड ने कि इस संधि यह है, कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है और ये केवल पक्षकारों के लिए है, ना कि व्यक्तियों के लिए। तब न्यायालय ने निर्णय दिया कि पोलैंड का जो तर्क है वो गलत है, क्योंकि संधि के पक्षकारों की जो इच्छा थी वो रेलवे कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं या अधिकार प्रदान करने की थी, अतः उसे संधि के पक्षकार राज्य की प्रार्थना पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लागू करवा सकेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी संधि के जो है प्रावधान व्यक्ति को अधिकार प्रदान करना है तो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है ऐसे अधिकारों को मान्यता देगी और न्यायालय उन अधिकारों को लागू करवाएगा। ऐसा निर्णय स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस वाद में दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिनेवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर ऑफ वॉर है 1949 का, इसमें भी युद्ध बंदियों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। युद्ध बंदियों पर जिनेवा अभिसमय है 1949 का। इस अभिसमय के द्वारा युद्ध बंदियों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी तरीके से हम जीनोसाइड कन्वेंशन जनवध अभिसमय की अगर हम बात करते हैं, जनवध अभिसमय 1948 का है, इसमें भी व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। यह अभिसमय क्या कहता है? अभिसमय कहता है कि वह व्यक्ति जो जनवध का, जीनोसाइड का अंतर्राष्ट्रीय अपराध करते हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए, चाहे फिर वो पब्लिक सर्वेंट हो या प्राइवेट पर्सन, निजी व्यक्ति हो। इसी के अलावा अगर हम देखें तो मानव अधिकारों के पर जो है एक सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंहिता भी है। क्या है? सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंहिता 1966 की है। इसमें भी क्या है, मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मानव अधिकारों की एक समिति बनाई गई है जिसमें व्यक्ति राज्यों के विरुद्ध अपनी शिकायतें भेज सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो विषय हैं इसमें राज्य भी शामिल है, व्यक्ति भी शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ भी शामिल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ समझ में आया होगा। धन्यवाद।